अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल इमरान सीरीज में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज की वीडियो में सुनते हैं नॉवल नाकाबिले तस्खीर मुजरिम की एपिसोड नंबर 4। इसका हल भी मैंने सोच लिया है। आज रात को हम यहीं रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ का बिलियार्ड डैम रात को तबाह हो जाए। अगर डैम तबाह हो गया तो इस कस्बे में इस कदर अफरा तफरी फैलेगी कि तमाम निज़ाम दरहम बरहम होकर रह जाएगा और इस अफरा तफरी में हम सब आसानी से निकल सकेंगे। इमरान ने जवाब दिया। तो क्या डैम आप अकेले ही तबाह करेंगे? जूलिया ने हैरान होते हुए कहा। हाँ, ये काम मेरा ग्रुप यानी मैं खुद करूंगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर हम सब मिलकर, सफ्दर ने कुछ कहना चाहा। नहीं सफ्दर, ज्यादा आदमी नजरों में आ जाते हैं। मैं अकेला ही काम करूंगा। तुम सब फिलहाल आराम करो, इमरान ने कहा और फिर उठकर तहखाने के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इस वक्त इमरान मकामी मजदूरों के मेकअप में था। तहखाने से होता हुआ जब वो हॉल में पहुंचा तो उसने देखा कि हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। ताला और सालिम दोनों काउंटर पर मौजूद थे। इमरान सीधा काउंटर पर पहुंचा और उसने ताला को एक प्याला कॉफी देने के लिए कहा। ताला ने चौंक कर इमरान की तरफ देखा और फिर धीरे से मुस्कुरा दिया। सालिम ने कॉफी का प्याला इमरान के सामने रख दिया। इमरान ने बड़े इत्मीनान से कॉफी पी और फिर सालिम को अदायगी करके वो कैफे के दरवाजे से बाहर आ गया। मुख्तलिफ बाजारों में घूमता हुआ वो आहिस्ता आहिस्ता डैम की तरफ बढ़ता चला गया। डैम कस्बा कैम्बर्ग से तकरीबन 2 मील मशरिक में था और एक बहुत बड़े दरिया पर यह डैम पानी को जखीरा करने के लिए बनाया जा रहा था। डैम के करीब जाकर इमरान रुक गया। यहाँ एक चेकिंग चौकी बनी हुई थी जो डैम की तरफ जाने वाले हर आदमी की मुकम्मल तलाशी लेती थी और चौकी पर आम दिनों से कुछ ज्यादा लोग मौजूद थे। वो हर आने जाने वाले की कड़ी नजरों से निगरानी कर रहे थे। डैम पर काम करने वाले मजदूरों की दूसरी शिफ्ट शुरू होने वाली थी, इसलिए वहां अंदर जाने वाले मजदूरों की एक तवील कतार मौजूद थी। इमरान भी खामोशी से इस कतार में शामिल हो गया। कतार आहिस्ता आहिस्ता खिसकती गई और फिर आखिरकार इमरान का नंबर भी आ गया। नाम? एक ऑफिसर ने करख्त लहजे में पूछा। हाशिम, इमरान ने खालिस अरबी लहजे में कहा। कौन से शोबे में काम करते हो? ऑफिसर ने गहरी नजरों से उसका जायजा लेते हुए पूछा। डायनामाइट शोबे में, इमरान ने उसी तरह इत्मीनान भरे लहजे में कहा। कब से काम कर रहे हो? ऑफिसर ने पूछा। 3 माह से, इमरान ने जवाब दिया। ठीक है, इधर आ जाओ, ऑफिसर ने मुतमिन होकर सर हिलाते हुए कहा और फिर इमरान तेजी से करीबी कमरे की तरफ बढ़ता चला गया जहां मजदूरों की तलाशी ली जा रही थी। कमरे में 3 मुसल्लह अफराद मौजूद थे। लिबास उतार दो, उनमें से एक ने करख्त मगर मशीनी लहजे में कहा और इमरान ने बड़ी फुर्ती से लिबास उतार दिया। कमरे में 3 मुसल्लह अफराद मौजूद थे जो बड़ी तफसील से मजदूरों की तलाशी ले रहे थे। एक सिपाही ने बढ़कर इमरान के लिबास की तलाशी ली और फिर सर हिला दिया। जाहिर है कि इमरान के पास कुछ होता तो नहीं मिलता। फिर ऑफिसर के इशारे पर इमरान कमरे के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया। उस दरवाजे से निकलकर वो सीधा डैम की तरफ बढ़ता चला गया। डैम बहुत बड़ा था और अब इमरान सोच रहा था कि इतने बड़े डैम को आखिर वो किस तरह तबाह कर सकता है। बेशुमार लोग डैम की तामीर में मसरूफ थे। डैम का 3/4 काम मुकम्मल हो चुका था। सिर्फ एक हिस्से का काम ज़ेरे तामीर था। डैम के साथ एक बहुत बड़ी झील में पानी को जखीरा किया गया था। इस डैम में पानी के निकास के लिए 10 बड़ी बड़ी सुरंगें तामीर की गई थीं। इनमें से 8 सुरंगें मुकम्मल हो चुकी थीं
जबकि 2 सुरंगें ज़ेरे तामीर थीं। और फिर पूरे डैम का एक चक्कर लगाकर इमरान ने अपना लाहे अमल तय कर लिया। उसने फैसला किया था कि वो इनमें से अगर सबसे बड़ी सुरंग को तबाह कर दे तो इसमें से निकलने वाला पानी बाकी सुरंगों को भी ले बैठेगा और फिर इसमें से फैलने वाला पानी कस्बा कैम्बर्ग को अपनी लपेट में ले लेगा। इमरान ने यह भी सोचा था कि कहीं ऐसा ना हो कि झील का पानी पूरे कस्बे को तबाह कर दे और इस तरह हजारों बेगुनाह लोग मारे जाएं। इसीलिए उसने बड़ी सुरंग को तबाह करने का फैसला किया था। इमरान के अंदाजे के ऐन मुताबिक इस सुरंग की तबाही से झील का सिर्फ मगरबी किनारा ही तबाह होगा और इससे सिर्फ इतना पानी कस्बे में फैलेगा कि जिससे तबाही की बजाय शदीद किस्म की अफरा तफरी फैल जाएगी। और इतना ही वो चाहता था। सुरंगें खोदने के लिए डायनामाइट इस्तेमाल किया जा रहा था और वक्फे वक्फे से धमाके भी हो रहे थे। इमरान सीधा इस शोबे की तरफ बढ़ता चला गया। शोबे का इंचार्ज एक तरफ कुर्सी डाले बैठा हुआ था। वो सीधा इंचार्ज के पास पहुंच गया। मुझे काम चाहिए जनाब, इमरान ने उसके करीब जाकर कहा। काम चाहिए? क्या मतलब? क्या मैंने यहां बेरोजगारी का कोई दफ्तर खोला हुआ है? इंचार्ज ने करख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा, जनाब मैंने डायनामाइट के इस्तेमाल की खसूसी तरबियत हासिल की हुई है। आप यकीनन मेरी कारकर्दगी से खुश होंगे। इमरान ने बड़े आजाना लहजे में कहा, खसूसी तरबियत ली हुई है। पहले कहाँ काम किया है? इंचार्ज ने कदरे नर्म लहजे में पूछा। जनाब मैंने हिगली डैम पर काम किया है, इमरान ने जवाब दिया। अच्छा, मुझे जरूरत तो है मगर मैं पहले तुम्हारी कारकर्दगी चेक करूंगा। इंचार्ज ने कुछ सोचते हुए कहा और फिर उसने करीब से गुजरने वाले एक फोरमैन से मुखातिब होकर कहा, फोरमैन इस आदमी को ले जाओ। इसका कहना है कि इसने डायनामाइट के इस्तेमाल की खसूसी तरबियत ले रखी है। इसे चेक करके मुझे रिपोर्ट दो, इंचार्ज ने कहा। बेहतर बॉस, मैं भी चेक कर लेता हूं, फोरमैन ने मुदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। और फिर फोरमैन इमरान से मुखातिब होकर बोला, मेरे पीछे चले आओ, और खुद आगे बढ़ गया। इमरान इसके पीछे खामोशी से चल दिया। थोड़ी देर बाद इमरान ने फोरमैन पर डायनामाइट के इस्तेमाल की महारत साबित कर दी और फोरमैन उसकी कारकर्दगी पर इतना खुश हुआ कि वो उसे लेकर दोबारा इंचार्ज के पास पहुंचा। मिस्टर रॉबर्ट, ये बेहतरीन कारकुन है, मैं इसके लिए डबल मुआवजे की सिफारिश करता हूं, फोरमैन ने इंचार्ज से इमरान की सिफारिश करते हुए कहा। ओह, ऐसी बात है तो ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? इंचार्ज ने एक रजिस्टर अपनी तरफ खिसकाते हुए पूछा। हाशिम, इमरान ने जवाब दिया और फिर चंद लम्हे बाद गलत मलत तफसीलात बताकर जान छुड़ा ली और फोरमैन के साथ वापस सुरंगों की तरफ चल पड़ा। इमरान की ड्यूटी सुरंग नंबर 9 में लगाई गई थी और फिर इमरान अपने काम में मगन हो गया। सबसे बड़ी सुरंग का नंबर 5 था और इसमें पानी पूरी रफ्तार से चल रहा था। ये सुरंग तकरीबन 3000 फुट तवील थी और इसमें से गुजरने वाले पानी का इतना तेज बहाव था कि इसके शोर से ही कान पड़ी आवाज सुनाई न दे रही थी। आराम के वक्फे पर इमरान एक तरफ हटकर बैठ गया। कुछ कारकुन कैंटीन की तरफ बढ़ गए और कुछ टोलियां बनाकर अपने साथ लाए हुए थर्मस से चाय उंडेल कर पीने लगे। इमरान चूंकि नया था इसलिए किसी ने उसकी तरफ तवज्जो ना की। डायनामाइट का जखीरा इमरान के बिल्कुल करीब ही मौजूद था। इमरान ने एक लम्हे के लिए इधर उधर देखा और इंतहाई ताकतवर डायनामाइट की 10 सलाखों का पैकेट उठाकर उसने बड़ी फुर्ती से अपने लिबास के अंदर छुपा लिया। फिर वो उठा और टहलता हुआ ज़ेरे तामीर सुरंग से बाहर आ गया। हर शख्स खाने पीने और आराम करने में मसरूफ था।
اس لیے عمران بڑے اطمینان سے سرنگ نمبر 5 کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس سرنگ کے قریب مسلح فوجیوں کا ایک دستہ پہرا دے رہا تھا، مگر انہوں نے بھی اپنی سٹین گنیں ایک طرف رکھی ہوئی تھیں اور وہ بھی ایک جگہ اکٹھے ہو کر چائے پینے میں مصروف تھے۔ عمران سرنگ کی دیوار سے ہوتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ سرنگ نمبر 8 خالی تھی، وہ حال ہی میں تعمیر ہوئی تھی اور ابھی اس میں سے پانی نہیں گزارا گیا تھا۔ عمران اس سرنگ میں داخل ہو گیا اور پھر تیزی سے بھاگتا ہوا سرنگ کے آخری سرے پر پہنچ گیا۔ یہاں سے سرنگ نمبر 5 میں جانے کے لیے ایک لکڑی کا کٹہرا بنا ہوا تھا جو سرنگ نمبر 5 کے بڑے گیٹ کے پاس جا کر ختم ہو جاتا تھا۔ عمران بڑی تیزی سے اس کٹہرے پر چڑھا اور پھر تیزی سے سرنگ نمبر 5 کی طرف بڑھنے لگا۔ چونکہ کام سرنگوں کی طرف ہو رہا تھا اس لیے ادھر کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ سرنگ نمبر 5 کے قریب پہنچ کر عمران رک گیا۔ سرنگ نمبر 5 سے پانی ٹنوں کے حساب سے انتہائی تیز رفتاری سے گزر رہا تھا اور عمران کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ اس طرف سے سرنگ میں داخل ہو کر پانی میں بہتا ہوا دوسری طرف سے نکل جائے گا اور اس دوران سرنگ کے کسی رخنے میں ڈائنامائٹ فٹ کر دے گا، مگر نزدیک سے دیکھنے پر اسے اپنا منصوبہ انتہائی بچگانہ محسوس ہو رہا تھا۔ سرنگ میں پانی جس رفتار سے گزر رہا تھا اسے صاف ظاہر تھا کہ اگر وہ پانی میں اترا تو سرنگ کی دوسری طرف صحیح سلامت نہیں پہنچ سکتا۔ پانی اسے کسی حقیر تنکے کی طرح بہا کر لے جائے گا اور جس رفتار سے پانی گزر رہا تھا اس لحاظ سے تو شاید سرنگ کی دوسری طرف پہنچنے سے قبل ہی اس کا جسم ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکا ہوگا اور پھر اتنے تیز بہاؤ میں بہتے ہوئے ڈائنامائٹ فٹ کرنا اور اسے سلگانا تقریباً ناممکن ہی تھا۔ مگر عمران کی شروع سے ہی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے منصوبے رد نہیں کیا کرتا تھا، اس لیے اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ڈائنامائٹ کا فیتا سلگانے کے لیے مخصوص قسم کا لائٹر نکالا اور پھر اس کی کارکردگی چیک کر کے اسے دوبارہ جیب میں ڈال لیا۔ یہ لائٹر اس قسم کا تھا کہ اس پر پانی اثر نہیں کرتا تھا۔ ڈائنامائٹ کی سلاخوں پر بھی مخصوص قسم کا پلاسٹک چڑھا ہوا تھا، اس لیے اس کا پانی میں بھیگ کر ناکارہ ہونے کا خدشہ بھی نہیں تھا۔ اور پھر عمران نے ادھر ادھر دیکھا اور دوسرے ہی لمحے اس نے آنکھ بند کر کے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ پہلے چند لمحوں کے لیے عمران کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ کسی سیلنگ فین سے باندھ دیا گیا ہو جو انتہائی تیز رفتاری سے چل رہا ہو۔ پھر اس کا پورا جسم پانی میں لٹو کی طرح گھومتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، مگر جلد ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور وہ پانی کی سطح پر مردہ مچھلی کی طرح لیٹ گیا۔ پانی کی رفتار چونکہ انتہائی تیز تھی اس لیے جلد ہی وہ سرنگ کے اندر پہنچ گیا۔ سرنگ میں گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی اور عمران کو وہ محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے کسی اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دی ہو۔ عمران نے سرنگ کے اندر پہنچتے ہی اپنے جسم کو مخصوص انداز میں حرکت دی اور پھر جلد ہی وہ سرنگ کی دیوار کے پاس پہنچ گیا، مگر دیوار کے ساتھ پہنچنے کے باوجود اس نے اس بات کا خیال رکھا کہ اس کا جسم دیوار کے ساتھ رگڑ نہ کھائے، ورنہ اسے یقین تھا کہ ایک ہی رگڑ میں اس کے خوبصورت جسم کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ سرنگوں کی اندرونی بناوٹ کے متعلق اسے پہلے ہی سے معلوم تھا کہ یہ ڈبوں کی صورت میں بنائے جاتے ہیں، یعنی ایک ڈبہ باہر کو نکلا ہوا اور دوسرا ڈبہ اندر کو۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ پانی کی رفتار دیوار سے ٹکراتے وقت قدرے کم ہو جاتی تھی اور اس طرح دیوار کو پانی کی مسلسل رگڑ سے نقصان نہیں پہنچتا تھا۔ عمران نے تیزی سے ہاتھ مارے اور پھر پانی کی سطح سے بلند ایک ابھرے ہوئے ڈبے کا کنارہ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے کنارے کو تھام لیا۔ پانی کی تیز رفتاری سے اس کا پورا جسم ایک جھٹکے سے آگے کو بڑھا، مگر عمران نے ہاتھوں پر چونکہ پوری قوت مرکوز کر دی تھی اس لیے جلد ہی وہ سنبھل گیا
اور پھر اس نے دونوں پیر پانی کے اندر ایک دھنسے ہوئے ڈبے میں اٹکا دیے۔ اب عمران کا جسم آدھا پانی سے باہر اور آدھا پانی کے اندر تھا، اور وہ کسی چھپکلی کی طرح دیوار کے ساتھ چمٹا ہوا تھا۔ چند لمحے وہ اسی حالت میں کھڑا رہا، پھر اس نے ایک ہاتھ کو کنارے سے علیحدہ کیا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر ڈائنامائٹ کا پیکٹ باہر نکالا، اور ہاتھ اونچا کر کے اوپر والے باہر کو نکلے ہوئے ڈبے میں اس نے پھرتی سے پیکٹ رکھ دیا۔ اس دوران اس کے جسم نے خاصا تیز ہچکولا کھایا، مگر اس نے جیسے تیسے کر کے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ پھر چند لمحے بے حس و حرکت رہ کر اس نے ایک بار پھر جیب میں ہاتھ ڈالا، اور اس بار جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں لائٹر موجود تھا۔ اس نے پانی سے ہاتھ باہر نکالا اور پھر لائٹر روشن کیا۔ گھپ اندھیرے میں لائٹر کی ٹمٹماتی ہی روشنی پھیل گئی۔ یہ دیکھ کر عمران کی آنکھیں چمک اٹھیں کہ اتفاق سے ڈائنامائٹ کا پیکٹ اس انداز میں رکھا گیا تھا کہ اس کا فیتا باہر لٹک رہا تھا۔ فیتے کا آخری سرا پانی کی سطح سے صرف 1 انچ بلند تھا، اور پھر عمران نے لائٹر سے نکلنے والے شعلے کو فیتے کے سرے سے لگا دیا۔ چند ہی لمحوں بعد فیتا سلگنے لگا۔ جب عمران کو یقین ہو گیا کہ اب فیتا بجھے گا نہیں تو اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے لائٹر بجھا دیا اور اسے جیب میں ڈال لیا۔ پھر عمران نے ہاتھ چھوڑ دیے اور اس کا جسم ایک بار پھر پانی میں پٹخیاں کھانے لگا۔ چند ہی لمحوں میں عمران نے اپنے جسم کو سکیڑا اور پھر وہ تیزی سے پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت میں تیرنے لگا۔ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ تیر رہا تھا جہاں پانی کی رفتار درمیان کی نسبت قدرے کم تھی، مگر پانی کا بہاؤ اس قدر تیز تھا کہ عمران بے پناہ محنت کے باوجود چند ہی گز آگے بڑھ سکا۔ اس کوشش میں ہی اس کا جسم تھک کر چور ہو گیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی لمحے وہ بے دم ہو کر پانی میں گر جائے گا، اور پھر پانی کا یہ خوفناک ریلا اسے بہا کر لے جائے گا۔ اب اس سرنگ کا سرا خاصا دور تھا، اس لیے عمران مسلسل کوشش میں لگا ہوا تھا۔ پانی کے اس قدر خوفناک بہاؤ کو کاٹنا تقریباً ناممکن تھا۔ پھر مزید سخت محنت کے بعد وہ تقریباً 10 گز اور آگے بڑھ گیا، مگر اب اس کے حواس جواب دیتے جا رہے تھے۔ یہ زندگی اور موت کی جنگ تھی، اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ موت آہستہ آہستہ اس کے قریب آتی جا رہی ہے۔ مگر عمران آخری لمحے تک جدوجہد کرنے کا قائل تھا، اس لیے وہ مسلسل آگے بڑھنے کی کوششوں میں لگاتار لگا رہا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ سرنگ کے دہانے کے قریب ہوتا چلا گیا۔ پھر جب وہ سرنگ کے دہانے پر پہنچا تو اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ صدیوں سے اسی طرح تیر رہا ہے۔ پورا جسم جواب دے چکا تھا۔ یہ تو صرف عمران کی بے پناہ قوت ارادی تھی کہ وہ ابھی تک آگے بڑھ رہا تھا۔ کنارے پر پہنچ کر اس نے اپنا سر اونچا کیا اور اسے کٹہرا وہاں سے صرف 1 گز اونچا نظر آیا۔ عمران نے آخری بار اپنی بچی کھچی ہمت کو جمع کیا اور پھر اس نے پوری قوت سے پانی پر سے ہی چھلانگ لگا دی، اور پھر اس کے ہاتھ کٹہرے کے کنارے پر جم سے گئے۔ وہ چند لمحے لمبے لمبے سانس لیتا کٹہرے سے ہاتھوں کے بل لٹکتا رہا۔ اسے یقین تھا کہ اگر ایک ہی چھلانگ میں اس کے ہاتھ کٹہرے تک نہ پہنچ سکے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکتی تھی۔ چند لمحے کٹہرے سے لٹکنے کے بعد اس نے اپنے جسم کو سمیٹا اور پھر ہاتھوں کے بل اٹھتا ہوا وہ کٹہرے پر پہنچ گیا۔ اب وہ یقینی موت کے منہ سے نکل آیا تھا، اور اس نے ایک ایسا کام کر دکھایا تھا جو ہر لحاظ سے ناممکن تھا۔ وہ کافی دیر کٹہرے پر لیٹا لمبے لمبے سانس لیتا رہا، پھر جب قدرے نارمل ہو گیا تو اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ڈائنامائٹ کا فیتا سلگ رہا ہوگا، اور اس بارے میں فی الحال اسے کوئی خطرہ نہ تھا۔
क्योंकि ये डायनामाइट इस अंदाज से बनाए हुए थे कि फीता सुलगने और बम फटने में 2 घंटों का वक्फा रखा जाता था ताकि कारकुन हिफाजती जगहों पर आसानी से पहुंच जाएं। फिर कटहरे से होता हुआ इमरान वापस रूम नंबर 8 में पहुंच गया। अब वो जल्द अज जल्द डैम की हदूद से निकल जाना चाहता था। चनाचे रूम नंबर 8 से निकलकर इमरान बाहर आया तो उसने जानबूझकर अपना रुख बाहर जाने वाली सड़क की तरफ मोड़ दिया। थोड़ी देर बाद वो इस सड़क के किनारे पर पहुंच गया जो सीधा बैरूनी चेकिंग चौकी की तरफ जाती थी। इमरान को मालूम था कि अभी छुट्टी होने में 2 घंटे बाकी रहते हैं, इसलिए ये लोग बगैर पूछगछ के बाहर नहीं जाने देंगे। मगर इसके बावजूद वो तेजी से चलता हुआ चौकी के पास पहुंच गया। क्या बात है, अभी छुट्टी होने में देर है? चौकी के मुहाफिज ने तेज नजरों से इमरान को देखते हुए कहा। चीफ इंजीनियर का एक जरूरी पैगाम उनकी बीवी को पहुंचाना है, इमरान ने जवाब दिया। कौन से शोबे के चीफ इंजीनियर? मुहाफिज ने मशकूक नजरों से इमरान को देखते हुए कहा। मिस्टर रॉबर्ट, शोबा डायनामाइट। उन्होंने मुझे खुसूसी तौर पर भेजा है, इमरान ने इत्मीनान भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओह, अच्छा जाओ, मुहाफिज ने सर हिलाते हुए कहा। इमरान दरवाजे से होकर बाहर आ गया। उसका ये नफ्सियाती हरबा काम आ गया था। उसे मालूम था कि बाहर जाते वक्त ज्यादा चेकिंग नहीं की जाती और फिर चीफ इंजीनियर मजदूरों को जाती काम के लिए भेजते ही रहते हैं। बाहर आते ही इमरान ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और फिर थोड़ी देर बाद ही वो कहवा खाने पहुंच गया। डायनामाइट इसके अंदाजे के मुताबिक फटने के करीब होगा, इसलिए वो जल्द अज जल्द अपने साथियों के पास पहुंच जाना चाहता था। काउंटर पर सालिम और ताला दोनों ही मौजूद थे और हॉल भरा हुआ था। मेरे साथ आए, इमरान ने ताला के करीब पहुंचकर दबे लफ्जों में कहा और ताला ने चौंक कर उसे देखा। दूसरे लम्हे उसकी आंखों में हैरत छा गई, मगर इमरान तेजी से राहदारी की तरफ मुड़ता चला गया। ताला भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। जब वो तहखाने में पहुंचे तो उसके साथियों ने उसे घेर लिया। तुम कहां गायब हो गए थे? जूलिया ने परेशान लहजे में कहा। मिस्टर ताला, डैम तबाह होने वाला है और फिर इसका पानी कस्बे में फैल जाएगा। इस अफरा तफरी में हम यहां से निकल जाना चाहते हैं। क्या तुम आधे घंटे के अंदर अंदर हमारे लिए कार को बंदोबस्त कर सकते हो? इमरान ने कहा। क्या कहा? डैम तबाह होने वाला है? खुदा की पनाह, फिर तो ये कस्बा तबाह बर्बाद हो जाएगा। ताला की आंखें खौफ की वजह से फटने के करीब हो गईं। ऐसी बात नहीं, सिर्फ थोड़ा सा पानी आएगा जिस पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। तुम फिक्र ना करो, इमरान ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। अगर वाकई ऐसी बात है तो फिर शायद इतना खतरा ना हो। बहरहाल मैं कार का बंदोबस्त कर देता हूँ, ताला ने सर हिलाते हुए कहा और फिर वो तेज तेज कदम उठाता बाहर निकलता चला गया। हम एक ही कार में यहां से चलेंगे। कस्बे से बाहर निकलकर हम कार से उतर जाएंगे और फिर अपने मंसूबे के तहत आगे बढ़ेंगे, इमरान ने अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा। इमरान साहब, हम सब ने आपकी गैर हाजिरी में ये सोचा है कि अगर हम इकट्ठे रहें तो ज्यादा बेहतर अंदाज में काम कर सकते हैं। अकेले शायद हम कामयाब ना हो सकें, सफदर ने कहा। नहीं, इकट्ठे रहने से हम जल्द ही GP5 की नजरों में आ सकते हैं। चलो 2 ग्रुप बना लो, जूलिया, जोसेफ और मैं इकट्ठे रहेंगे और तुम और कैप्टन शकील इकट्ठे रहोगे। T10 के जरिए हमारे दरमियान राब्ता कायम रहेगा, इमरान ने कुछ सोचते हुए कहा। चलो ऐसे ही सही, हमें भी ज्यादा फिक्र जोसेफ और जूलिया की थी, कैप्टन शकील ने सर हिलाते हुए कहा।
उसी लम्हे ताला वापस तहखाने में आ गया और उसके हाथ में एक चाबी थी। कार कहवाखाने के सामने मौजूद है, ये उसकी चाबी है। ताला ने चाबी इमरान के हाथ में देते हुए कहा, अपना अपना सामान जेबों में भर लो, अब हमें ऊपर हॉल में चलना चाहिए क्योंकि किसी भी वक्त हम यहां से निकल सकते हैं, इमरान ने कहा। फिर थोड़ी देर बाद वो तहखाने से निकलकर हॉल में पहुंच गए। ये सब बिखर कर मुख्तलिफ मेजों पर बैठ गए। अभी भी मुश्किल से कुर्सियों पर बैठे ही थे कि अचानक उन्हें दूर से एक खौफनाक धमाके की आवाज सुनाई दी। वो धमाके का मरकज वहां से काफी दूर था, मगर इसके बावजूद धमाका इतना शदीद था कि कहवाखाने की इमारत लर्ज गई। एकदम खामोशी छा गई और फिर वो सब लोग तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे क्योंकि वो सब इस खौफनाक धमाके की वजह मालूम करना चाहते थे। चंद लम्हों बाद एक और खौफनाक धमाका हुआ और फिर बेदर पे खौफनाक धमाके होने शुरू हो गए। इमरान समझ गया कि डायनामाइट के जखीरे को आग लग गई है। खौफनाक धमाकों के साथ खौफनाक गड़गड़ाहट की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं और फिर हॉल में मौजूद अफराद के साथ इमरान और उसके साथी भी कहवाखाने से बाहर आ गए। बाहर सड़कों पर लोग तेजी से भाग रहे थे। फिर दूसरे लम्हे कस्बे में खतरे के सायरन बुरी तरह चीखने लगे। वो सब फुर्ती से कार में सवार हो गए और उन्होंने कार आगे बढ़ा दी। पूरे कस्बे में शोर मच गया था कि डैम तबाह हो गया है और झील का पानी कस्बे में जमा हो रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि वहां खौफनाक अफरा तफरी मच गई थी। लोग बेतहाशा कस्बे से बाहर जाने वाली सड़क पर भागने लगे। हर तरफ चीखों पुकार मच गई, जिस पर पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाजें और भी ज्यादा दहशत फैला रही थीं। अभी इमरान की कार मेन रोड से बाहर आई ही थी कि लाउड स्पीकरों पर कस्बे को खाली करने के ऐलानात किए जाने लगे और इन ऐलानात के बाद तो जैसे कस्बे पर क़यामत ही टूट पड़ी। बैरूनी सड़क पर कारों की कतारें सी लग गईं। सब लोग हर कीमत पर कस्बे से निकल जाने के लिए टूट पड़े थे। जाहिर है ऐसे हालात में हिफाजती चौकियां कैसे कायम रह सकती थीं। चुनाचे इस हजूम में वो बड़े इत्मीनान से कार चलाते हुए कस्बे से बाहर आ गए। क्या तुमने इतना बड़ा डैम अकेले ही तबाह किया है? इतना बड़ा डैम मैंने तबाह नहीं किया, मैंने सिर्फ एक सुरंग में डायनामाइट लगा दिया था, बाकी काम उस डायनामाइट ने कर दिया, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब उनकी कार फराटे भरती हुई हाईवे पर दौड़ी चली जा रही थी। GP5 के हेडक्वार्टर में एक हंगामी इजलास हो रहा था। कर्नल डेविड मेज के पीछे बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ था, जबकि उसके सामने 10 कुर्सियों पर आदमी बराजमान थे। इन सब के चेहरे मायूसी से लटके हुए थे, जबकि कर्नल डेविड के चेहरे से वहशत और गुस्से की झलकियां नुमायां थीं। मुजरिमों ने इंतहाई खौफनाक कार्रवाई की है। उन्होंने हमें इतनी कारी ज़र पहुंचाई है कि हम अरसे तक नहीं संभल सकेंगे। क्या अब GP5 इतनी निकम्मी हो चुकी है कि चंद मुजरिम अपनी मनमानी करते फिर रहे हैं और हम बेबस होकर तमाशा देख रहे हैं? कर्नल डेविड ने मेज पर मुक्का मारते हुए इंतहाई सख्त लहजे में कहा। बॉस, मुजरिम बेहद अयार और चालाक वाक़या हुए हैं। अब हमारे तसव्वुर में भी नहीं था कि वो इस तरह डैम को तबाह करके कस्बे में फैलने वाली अफरा तफरी में वहां से निकल जाएंगे। एक नौजवान ने अपने दांत पींचते हुए कहा। आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ? डैम कैसे तबाह हुआ? इतने बड़े डैम को तबाह करने के लिए तवील अरसे की मंसूबाबंदी की जरूरत होती है। एक पूरी तंजीम को काम करना पड़ता है, कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा। यही बात तो हैरान कुन है। मुकम्मल तफ्तीश से सिर्फ यही बात मालूम हुई है कि शोबा डायनामाइट में एक अरब मजदूर हाशिम दाखिल हुआ और वहां काम करता रहा।
फिर उसे सुरंग नंबर 8 में दाखिल होते देखा गया, जो कि खाली पड़ी थी। इसके बाद बस इतनी रिपोर्ट मिली कि हाशिम नामी वही मजदूर बैरूनी गेट पर आया और उसने चीफ इंजीनियर के एक जाती काम का बहाना बनाकर बाहर निकलने की इजाजत हासिल की। इसके जाने के तकरीबन आधे घंटे बाद बड़ी सुरंग एक धमाके से बैठ गई और फिर इसके साथ वाली सुरंग भी बैठती चली गई। सुरंग के पत्थर डायनामाइट के ढेर पर गिरे और वहां आग लग गई, जिससे जबरदस्त धमाके हुए और नतीजे में पूरा डैम ही तबाह हो गया और पानी कैम्बर के कस्बे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहां हंगामी हालात का ऐलान करना पड़ा और पूरा कस्बा बाहर निकलने के लिए उमड़ पड़ा। अब जाहिर है कि वहां निगरानी कैसे की जाती। उसी नौजवान ने तफसील बताते हुए कहा, बड़ी सुरंग आखिर किस तरह बैठ गई? कर्नल डेविड ने कहा। माहिरीन की राय में उसके अंदर ताकतवर डायनामाइट फिट किए गए थे, जो यकीनन फटने से 1.5 घंटा पहले लगाए गए थे, और ये तकरीबन वही वक्त बनता है जब उस मजदूर को सुरंग नंबर 8 में जाते देखा गया। मगर देखने वाला इसलिए खामोश रहा कि शायद मजदूर जरूरी हाजत के लिए जा रहा हो। इस सुरंग की पुष्ट पर एक कटहरा सुरंग नंबर 5 तक जाता है, इसी नौजवान ने जवाब दिया। ओ, मगर ये कैसे मुमकिन है कि इस बड़ी सुरंग में जहां टनों के हिसाब से पानी इंतहाई खौफनाक रफ्तार से गुजर रहा हो, कोई शख्स पानी में कूद जाए, सुरंग में डायनामाइट फिट करके फिर इस खौफनाक बहाव को काटता हुआ वापस सही सलामत निकल आए? नहीं, ये नामुमकिन है। कम से कम कोई इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता। ये और बात है कि वो मुजरिम काफी माकूफुल फितरत होगा, कर्नल डेविड ने मेज पर मुक्का मारते हुए कहा। मालूम तो ऐसा ही होता है, मगर उसके सिवा और कोई बात हो ही नहीं सकती, उसी नौजवान ने जवाब दिया। बॉस, अब ये मौका नहीं कि हम इस बात पर बहस करें कि मुजरिमों ने डैम कैसे तबाह किया, बल्कि असल मसला ये है कि मुजरिम हमारे हाथ से निकल चुके हैं। वो मुल्क में मजीद नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उनकी फौरी गिरफ्तारी के लिए मौसर इकदामात किए जाएं। एक और शख्स ने बड़े मुतबराना लहजे में कर्नल डेविड से मुखातिब होकर कहा। और ये बात भी गौर तलब है बॉस कि आखिर मुजरिमों का असल मिशन क्या है? एक और नौजवान ने कहा। हाँ, ये बातें वाकई गौर तलब हैं, मगर जब तक मुजरिमों में कोई हाथ ना आ जाए उस वक्त तक इसका जवाब नहीं मिल सकता। कर्नल डेविड ने कुछ सोचते हुए कहा और फिर उसने मेज की दराज से एक नक्शा निकालकर मेज पर फैला दिया। ये देखो, ये कैम्बर्ग है। मुजरिम इस सड़क से फरार हुए हैं। अब आगे जाकर 2 और कस्बे आते हैं और इन 2 कस्बों के बाद एक अहम पुल है जो मशरकी इसराइल को मगरबी इसराइल से मिलाता है। जहां तक मैं समझ पाया हूं, मुजरिम इस पुल को उड़ाने की कोशिश करेंगे, और अगर ये पुल तबाह हो गया तो ये एक ऐसा नुकसान होगा जिसका तसव्वुर भी महाल है। लिहाजा मेरा ख्याल है कि हम हर तरफ से तवज्जो हटाकर फिलहाल इस पुल पर अपनी तवज्जो मरकूज कर दें। अगर मुजरिमों ने इस पुल को उड़ाना चाहा तो वो हमारे काबू में आ सकते हैं, कर्नल डेविड ने कहा। बिल्कुल बॉस, आपका ख्याल दुरुस्त है। मुजरिम जरूर इस पुल को उड़ाने की कोशिश करेंगे और हम इस पुल की निगरानी करके मुजरिमों को आसानी से पकड़ सकते हैं, तमाम अफराद ने बड़े जोशीले लहजे में कहा। ठीक है, अब तुम सबकी ये ड्यूटी है कि अपने ग्रुपों के साथ पुल के करीबी कस्बों में फैल जाओ और इस पुल की इंतहाई खुफिया तौर पर निगरानी की जाए। जैसे ही कोई मशकूक आदमी नजर आए तो उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए, और अगर वो जिंदा गिरफ्तार ना हो सके तो उसे गोली मार दी जाए। और इस ऑपरेशन की निगरानी मेजर रॉनसन करेगा, कर्नल डेविड ने हदायत देते हुए कहा। ठीक है जनाब, इस बार मुजरिम हमसे बचकर नहीं जा सकते। हम इस पुल की इस तरह निगरानी करेंगे
कि मुजरिम हमारे पंजे में तड़प रहे होंगे। कोने में बैठे हुए करख चेहरे के मालिक मेजर रॉनसन ने जोशीले लहजे में कहा, ओके, मीटिंग बर्खास्त। मुझे बकायदा रिपोर्ट मिलती रहना चाहिए। कर्नल डेविड ने सुकून की सांस लेते हुए कहा, और इसके साथ ही वो 10 अफराद उठे और फिर एक एक करके कमरे से बाहर निकल गए। कैम्बर कस्बे से काफी दूर निकल आने के बाद इमरान ने कार सड़क के किनारे पर बने हुए एक छोटे से रेस्टोरेंट के सामने रोक दी। आओ कुछ खा पी लें और आइंदा का लाहे अमल भी तय कर लें, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो सब कार से बाहर निकल आए। चंद लम्हों बाद वो सब एक बड़े से कैबिन में बैठे हुए थे। इमरान ने खासा तगड़ा किस्म का ऑर्डर दे दिया था। इमरान साहब, मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर हम खाना बदोशों की तरह कब तक घूमते रहेंगे। मेरा ख्याल है कि हम यहाँ से सीधे तिल अबीब पहुंच जाएं। वहां कोई रिहाइश का हासिल करके इत्मीनान से अपनी कार्रवाइयों का आगाज करें, कैप्टन शकील ने कहा। मेरा ख्याल है कि तुम्हारा इरादा यहाँ कोई बिजनेस वगैरह करने का है, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। बिजनेस? कैसा बिजनेस? कैप्टन शकील ने हैरान होते हुए पूछा। भाई, तिल अबीब में तुम्हारा शानदार दफ्तर हो और हम सब तुम्हारे सेल्समैन बनकर पूरे इसराइल में तुम्हारी फर्म का माल फरोख्त करते फिरें, इमरान ने जवाब दिया। ये बात नहीं, मगर कैप्टन शकील ने कुछ कहना चाहा। अरे ठहरो, आइडिया अच्छा है। वाकई अब तक हमारा मंसूबा गलत रहा है। हमने मुजरिमों की बजाय सीक्रेट एजेंटों जैसा रवैया इख्तियार कर रखा है। ये अच्छा आइडिया है कि तिल अबीब में किसी बड़ी फर्म पर कब्जा किया जाए और फिर उसे हेडक्वार्टर बनाकर हम अपनी कार्रवाइयों का आगाज करें, इमरान ने जवाब दिया। वाकई अच्छा आइडिया है, जूलिया ने भी तईद करते हुए कहा। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर, जूलिया मेरी सेक्रेटरी, जोसेफ मेरा बॉडीगार्ड और सफदर और कैप्टन शकील सफरी सेल्समैन। वाह वाह, मजा आ जाएगा, इमरान ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा। मगर इससे पहले कि कोई और कुछ कहता, वेटर कैबिन में दाखिल हुआ और उसने खाने के बर्तन मेज पर चुन दिए। अच्छा भाई, पहले दाम फिर काम, इमरान ने कहा और फिर इस कदर तेजी से खाने में जुट गया जैसे वो सिर्फ इसी काम के लिए यहां आया हो। खाने के दौरान खामोशी रही। फिर वेटर बर्तन समेट कर ले गया और इमरान ने कॉफी का ऑर्डर दे दिया। जब वेटर चला गया तो इमरान ने जेब से नक्शा निकाला और इस मेज पर फैलाकर गौर से देखने लगा। यहां से 50 किलोमीटर आगे एक छोटा सा कस्बा है। इस कस्बे से 2 किलोमीटर आगे ये पुल है। ये पुल बड़ा अहम है। इस पुल के जरिए मशरकी और मगरबी इसराइल का राब्ता है। अगर इस पुल को उड़ा दिया जाए तो यकीनन इसराइल पर एक और कारी तरीन ज़र्ब लगाई जा सकती है, इमरान ने सोचते हुए कहा। मगर यह भी तो मुमकिन है कि डैम की तबाही से GP5 अलर्ट हो गई हो, पुल की खुसूसी निगरानी की जा रही हो, सत्तर ने जवाब दिया। उसी लम्हे वेटर कॉफी लेकर कैबिन में दाखिल हुआ और उसने कॉफी की प्यालियां सामने रख दी। वेटर के जाने के बाद इमरान ने कहा, हाँ, ऐसा होना लाजमी है। तुम लोग ऐसा करो कि तिल अबीब चले जाओ। वहां मशरक की शाहराह पर एक होटल है जिसका नाम अल गर्ब है। इसका मालिक दाऊद मेरा पुराना दोस्त है। उसे प्रिंस ऑफ डम्प का हवाला देना, वो तुम्हें मेरे आने तक पनाह देगा, इमरान ने कहा। क्या मतलब? क्या आप यहां रहेंगे? कैप्टन शकील ने चौंकते हुए कहा। हाँ, मैं कोई अपना अधूरा काम छोड़ने का कायल नहीं। मैं इस पुल पर काम करूंगा और इसे मुकम्मल करने के बाद तुमसे आ मिलूंगा, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। मगर बॉस, मैं आपके साथ रहूंगा हर कीमत पर। अगर आप ना माने तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, जोसेफ ने अचानक मजबूत लहजे में कहा। ओह ठीक है,
इमरान गौर से जोसेफ की तरफ देखते हुए बोला। ठीक है, जोसेफ मेरा साथ देगा। और इसके साथ ही इमरान उठ खड़ा हुआ। मगर इमरान साहब, सफ्दर ने कुछ कहना चाहा। अच्छे बच्चे जिद नहीं किया करते। शाबाश, तुम लोग जाओ, मैं टॉफियों का पैकेट लेकर फौरन पहुंच जाऊंगा, इमरान ने उसे पिचकारते हुए कहा। और वो सब हंस दिए। इमरान ने काउंटर पर अदायगी की और फिर वो सब दोबारा कार में आ बैठे और कार एक बार फिर हाईवे पर रवां दवां हो गई। 50 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद उन्हें वो कस्बा मिला, मगर इमरान वहां रुका नहीं, बल्कि कार आगे बढ़ाता चला गया और फिर उन्हें दूर से वो पुल नजर आ गया। ये काफी बड़े दरिया पर बना हुआ था। इस पुल की लंबाई तकरीबन 2 किलोमीटर के बराबर थी। पुल लोहे के बड़े बड़े गाटरों का बना हुआ था। पुल पर रेल की पटरी भी थी, जो कि पुल के ऊपर सड़क पर बनाई गई थी। इस तरह इस पुल से दोहरा काम लिया जा रहा था। चंद लम्हों बाद वो पुल पर पहुंच गए। यहाँ पुल के दोनों अतराफ में हिफाजती चौकियां बनी हुई थीं, मगर चूंकि सड़क पर काफी रश था, इसलिए किसी को वहां रोका नहीं जा रहा था। इमरान की कार तेजी से पुल के ऊपर से गुजरती चली गई। इमरान की तेज नजरें पुल और इसके इर्द गिर्द के इलाके का जायजा ले रही थीं। थोड़ी देर बाद वो पुल क्रॉस कर गए। पुल से थोड़ी दूर जाकर एक बड़ा शहर रॉक सिटी था। यह खासा बड़ा शहर था और यहाँ लोगों की गहमा गहमी भी काफी थी। इमरान ने शहर पहुंचकर कार एक तरफ रोकी और फिर वो दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। जोसेफ, तुम भी बाहर आ जाओ और अपना और मेरा सामान भी उठा लाओ। तुम लोग सीधे तिल अबीब जाओ और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा और सफ्दर ने सर हिला दिया और उसने ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। इतने में जोसेफ ने गाड़ी में से 2 थैले निकाल लिए। इमरान ने गाड़ी आगे बढ़ाने का इशारा किया और जब कार आगे बढ़ गई तो इमरान ने जोसेफ को अपने पीछे आने का इशारा किया और फिर वो तेजी से एक बगली गली में बढ़ता चला गया। जोसेफ सामान उठाए बड़ी फर्मा बरदारी से इमरान के पीछे चल रहा था। मुख्तलिफ गलियों से गुजरने के बाद इमरान एक छोटे से मकान के दरवाजे पर जाकर रुक गया। इमरान ने हाथ उठाकर दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और एक लंबा तड़ंगा आदमी उन्हें खौफनाक नजरों से घूरने लगा। क्या बात है? उस आदमी ने बड़े करख्त लहजे में पूछा। शराब से कहो कि प्रिंस मिलने आया है, इमरान ने बड़े लापरवाह से लहजे में कहा। शराब नहीं है, जाओ भाग जाओ, उस आदमी ने एक झटके से दरवाजा बंद करते हुए कहा। बॉस, तुम हट जाओ, मैं शराब को भी अंदर से निकाल लेता हूं, जोसेफ ने फुनकारते हुए कहा। धीरज ब्लैक प्रिंस, धीरज, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।